आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमें राजा के पास एक सफेद हाथी होता है। वो प्रजा को हमेशा सुनहरे सपने दिखाता था। वो सफेद हाथी जब सपने दिखाता तो लोग उसी में खो जाते थे। उत्तराखंड सरकार के पास भी एक ऐसा ही सफेद हाथी है जो लोगों को समय समय पर दूसरी दुनिया के ख्वाब दिखाता रहता है। कभी मेट्रो सिटी का ख्वाब, कभी रोपवे में उड़कर शहर के एक कोने से दूसरे में पहुंचने की कपोल कल्पना, तो कभी ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी में सफर करने का सपना। लोग भी इन ख्वाबों में खोकर अपनी बाकी दिक्कतों को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, लेकिन सफेद हाथी फिर तैयार हो जाता है किसी नए ख्वाब को बुनने के लिए। हालांकि सफेद हाथी ये ख्वाब यूं ही नहीं दिखाता, इसके लिए उसे मोटी कीमत चुकाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आज के वीडियो में हम उत्तराखंड सरकार के उसी सफेद हाथी की बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसे दो भागों में बांटा गया है। पहले हिस्से में हम सफेद हाथी की वो कहानियां सुनाएंगे जो पिछले कई सालों से हम सभी सुनते आ रहे हैं, और दूसरे हिस्से में जिक्र होगा कि इसके लिए उन्हें कितनी भारी कीमत चुकाई जा रही है। आपकी मेहनत का पैसा जो आप टैक्स के रूप में चुकाते हैं, कैसे इसे सफेद हाथी का पेट भरने में खर्च किया जा रहा है। ये सफेद हाथी है उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साल 2016-17 में पहली बार उत्तराखंड में मेट्रो रेल का सपना दिखाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश पर सरकार ने मेट्रो को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन किया। फरवरी 2017 में दिल्ली मेट्रो के अधिकारी रहे जितेंद्र त्यागी को कॉर्पोरेशन के एमडी की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार ने अप्रैल 2017 में देहरादून से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश और मुनि की रेती तक मेट्रोपॉलिटन एरिया भी घोषित कर दिया। इसके साथ ही कॉर्पोरेशन ने काम करना शुरू कर दिया और लोगों ने प्रदेश में मेट्रो के हसीन ख्वाब देखने शुरू कर दिए। हालांकि जुलाई 2017 में परियोजना के बहुत बड़े आकार और करीब 25,000 करोड़ की लागत को देखते हुए पहले चरण में केवल राजधानी देहरादून में ही काम करने का फैसला लिया गया। सितंबर 2017 में एमडी जितेंद्र त्यागी ने सहयोग न मिलने की बात कहते हुए सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सरकार ने हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उन्हें सेवाएं जारी रखने के लिए मना लिया। करीब 2 साल बाद कॉर्पोरेशन ने बताया कि उन्होंने लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम LRTS आधारित परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली है। इसके पहले चरण में करीब 5,000 करोड़ की लागत से राजधानी देहरादून में ISBT से कंडोली और FRI से रायपुर तक कॉरिडोर के निर्माण की बात कही गई। हालांकि इसके तुरंत बाद हुई बैठक में जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे उत्पल कुमार सिंह, उन्होंने परियोजना को दून के लिए अनफिजिबल बताते हुए इस पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने मेट्रो के बजाय रोपवे की हिमायत की। इसको लेकर तत्कालीन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कोलंबिया के मेडलिन शहर का दौरा भी किया। मुख्य सचिव और कॉरपोरेशन के बीच मत भिन्नता होने के कारण फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो 2 बैठकें हुई, उनमें एक बार भी मेट्रो परियोजना को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। आपको बता दें कि जिस मेट्रो परियोजना को एक झटके में राज्य सरकार ने खारिज कर दिया, उस पर पहले ही लाखों रुपए खर्च किए जा चुके थे। विशेषज्ञ अधिकारियों के विदेश दौरों के बाद मेट्रो परियोजना को प्रदेश के लिए उपयुक्त बताते हुए कवायद शुरू की गई थी। LRTS आधारित परियोजना को लेकर उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने जर्मनी का दौरा किया था। अगस्त 2018 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक दल ने लंदन और जर्मनी का दौरा किया था। दोनों टीमों के विदेश दौरों के बाद मिली रिपोर्ट के आधार पर ही परियोजना को फाइनल टच दिया गया था। तब कहा गया था कि परियोजना के निर्माण पर जो भी लागत आएगी, उसका आधा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इससे राज्य पर कम आर्थिक बोझ पड़ने की बात भी कही गई थी। लेकिन 23 जुलाई 2019 को यह स्पष्ट हो गया कि करीब 5 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद अब मेट्रो परियोजना पर काम नहीं होगा। हालांकि कॉर्पोरेशन उसके बाद भी परियोजना के पक्ष में अपने तथ्य रखता रहा। उन्होंने बताया कि दोनों कॉरिडोर को रोजाना पर्याप्त यात्री मिलने का अनुमान है,
जिससे परियोजना शुरुआत से ही लाभ में रहेगी। इसके चलते इसे प्राइवेट पार्टनर मिलना भी आसान है। ऐसे में पीपीपी मोड में परियोजना का निर्माण फायदेमंद रहेगा। एमडी जितेंद्र त्यागी ने तब बताया था कि मेट्रो से पहले साल में ही करीब 672 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है, जबकि कुल खर्च इससे करीब 150 करोड़ रुपए कम होंगे। इस लिहाज से परियोजना को पहले साल में ही करीब 150 करोड़ के लाभ का अनुमान जताया गया था। 12 जून 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में साल 2024 तक हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के बीच मेट्रो रेल चलाने के फैसले पर मुहर लगी। साथ ही हरिद्वार में पीआरटी और देहरादून में रोपवे शुरू करने की भी घोषणा हुई। बताया गया कि परियोजना के पहले चरण में 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस चरण में 2024 तक हरिद्वार ऋषिकेश के बीच करीब 33 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। दूसरे चरण में नेपाली फार्म से देहरादून के बीच मेट्रो का काम किया जाएगा। 3 सितंबर 2021 को सरकार ने नियो मेट्रो चलाने की बात कही। सरकार ने कई व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए रोपवे को भी शहर के लिए मुफीद नहीं माना। एमडी जितेंद्र त्यागी ने बताया था कि नियो मेट्रो की डीपीआर तैयार कर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड ने इसका प्रस्ताव पास कर सरकार को भेज दिया है। उन्होंने भी 2024 तक नियो मेट्रो का संचालन शुरू होने की उम्मीद जताई थी। 16 मई 2024 को केंद्र सरकार ने इस परियोजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए। एमडी जितेंद्र त्यागी ने बताया कि देहरादून मेट्रो का प्रोजेक्ट प्रस्ताव करीब 2.5 साल तक केंद्र सरकार के पास लंबित रहा, जिसे अब नामंजूर कर दिया गया है। ऐसे में अगर राज्य सरकार को मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना है तो खुद के खर्च और संसाधनों का ही इस्तेमाल करना होगा। अब मेट्रो बोर्ड दोबारा इस प्रस्ताव को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सामने रखेगा, जो इसकी लागत, लाभ और अन्य दृष्टिकोण से जांच करेगा। यहां से पास होने के बाद ही इसे अनुमति के लिए राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। पिछले कई सालों से कॉरपोरेशन लोगों को नियो मेट्रो के ख्वाब दिखा रहा था, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार देहरादून कभी इस क्राइटेरिया में शामिल ही नहीं था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नियो मेट्रो के लिए शहर की न्यूनतम आबादी 20 लाख होनी चाहिए। यहां सवाल यह है कि ये जानने के बाद भी कि देहरादून इस मानक को पूरा नहीं करता, इतना समय और पैसा क्यों बर्बाद किया गया। इस दौरान परियोजना की लागत भी 1700 करोड़ से बढ़कर 2600 करोड़ हो गई है, जिससे अब करीब 900 करोड़ का बोझ अतिरिक्त पड़ेगा। कॉरपोरेशन का दावा है कि साल 2026-27 में रोजाना 1,80,000 लोग इसमें सफर करेंगे। हालांकि ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है, ये भी समझ से परे। इसके अलावा अपनी स्थापना के बाद से ही कॉरपोरेशन ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट से नीलकंठ तक और हरिद्वार में रोपवे निर्माण का दावा भी करता आ रहा है। इसमें भी आज तक काम केवल फाइलों में ही चल रहा है। कुछ समय पहले ऋषिकेश परियोजना के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन परियोजना को फिजिबल ना मानते हुए प्राइवेट पार्टनर्स ने इनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। वहीं हरिद्वार में अभी कागजी कार्रवाई भी पूरी नहीं हो पाई है। कॉरपोरेशन ने पिछले करीब 7 साल में जो ख्वाब दिखाए, उससे प्रदेश को भले ही एक पैसे का फायदा ना हुआ हो, लेकिन इसके अधिकारियों ने खूब चांदी काटी है। राज्य सरकार के खजाने पर भी बोझ बढ़ा है। कॉरपोरेशन कर्मचारियों की तनख्वाह, दफ्तर के किराए और अन्य खर्च के लिए सरकार प्रत्येक माह लगभग 55 लाख रुपए खर्च कर रही है। इस लिहाज से देखें तो केवल इस मद में ही सरकार पिछले 7 साल के दौरान करीब 46 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने, अधिकारियों के दौरों व अन्य रिपोर्ट्स पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। 7 साल के दौरान सरकार 350 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च कर चुकी है। कॉरपोरेशन की पिछले वर्षों की बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट्स के अनुसार ये लगातार घाटे का सौदा बना हुआ है। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि कॉरपोरेशन में काम भले ही ढेले भर का ना हुआ हो, लेकिन अधिकारियों पर खर्च दिल खोल कर किया गया है। कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में एमडी जितेंद्र त्यागी के वेतन व अन्य सुविधाओं पर जहां करीब 38 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, वहीं 6 साल बाद यानी 2022-23 में यह खर्च करीब 62 लाख रुपए बढ़कर 1 करोड़ के पार हो गया है।
इसी तरह डायरेक्टर SRS अरविंद त्यागी, जिन्होंने 2 अप्रैल 2019 को ज्वाइन किया था, उन पर कंपनी 2019-20 में कुल करीब 53 लाख रुपए खर्च कर रही थी। उन पर 2022-23 में करीब 74 लाख रुपए खर्च किए गए, जो 21 लाख रुपए ज्यादा हैं। इसी तरह डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग ब्रिजेश कुमार मिश्रा पर 2019-20 में करीब 42 लाख रुपए खर्च किए गए, जो 2022-23 में करीब 24 लाख बढ़कर 65 लाख से ज्यादा हो गए। कंपनी सेक्रेटरी कृष्णानंद शर्मा ने जब 2017-18 में कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया था, तो उन पर कंपनी 4.5 लाख रुपए खर्च कर रही थी। वहीं 2022-23 में उन पर होने वाला कंपनी का खर्च बढ़कर करीब 27.5 लाख रुपए हो गया है। इस लिहाज से देखें तो कंपनी अपने टॉप 4 अधिकारियों पर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। उन पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। कंपनी अधिकारियों पर इतनी मेहरबान तब है जबकि हर साल घाटा बढ़ता जा रहा है। 7 साल में कंपनी के नाम भले ही एक भी उपलब्धि दर्ज ना हो, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जरूर चांदी काट रहे हैं। अगर सिर्फ रिपोर्ट्स और DPR ही तैयार करनी थी तो कॉरपोरेशन के गठन का क्या औचित्य? वो तो वैसे भी किसी थर्ड पार्टी को काम देकर करवाई जा सकती थी। फिर करोड़ों रुपए खर्च करने का प्रदेश को आखिर क्या फायदा हो रहा है? हालांकि ये तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि इसमें कॉरपोरेशन की जितनी गलती है, उतनी ही राज्य और केंद्र सरकार की भी है। कॉरपोरेशन के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के स्तर से मामलों को मंजूरी मिलने या नामंजूर होने में बहुत लंबा समय लग रहा है, जिसके कारण दिक्कतें बढ़ रही हैं। नियो मेट्रो का प्रस्ताव भी करीब 2.5 साल पहले केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसे अब नामंजूर किया गया है। हालांकि करोड़ों खर्च होने के बाद भी प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ ही महसूस कर रही है। कह सकते हैं कि ना खुदा मिला और ना विसाले सनम। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के किसी मामले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।